Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect that you all are doing fantastic. So today we are going to discuss entire essay 200 series. इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने essay 220 SQC 1 कवर कर लिया अपने फर्स्ट लेक्चर में, देन हमने essay 700 की पूरी सीरीज कवर कर लिया था. And today we are going to discuss entire essay 200 series. Not entire because मैं इसमें ऐसे 250, 240, 250 एंड 299 अभी नहीं कवर करूँगी बिकॉज 240, 250 हम आगे और दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ में कवर करेंगे एंड 299 भी हम दूसरे स्टैंडर्ड्स के साथ में कवर करेंगे. लेट मी टेल यू कि 299 हम कवर कैसे करेंगे, हम 600 सीरीज़ के साथ में कवर करेंगे बिकॉज 600 सीरीज भी बात करती है वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड वर्क डन बाय एन एक्सपर्ट. एंड ऐसे 299 भी जॉइंट ऑडिटर्स की बात करता है जहाँ पर ऑडिटर कलेक्टिवली एक साथ वर्क कर रहे होते हैं. तो इट इज़ बेटर कि हम उसको उसके साथ ही जो उसके ग्रुप के स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ में जब डिस्कस करेंगे तो हमारी जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगी दैट विल बी ऑफ टॉप लेवल. जैसे अभी हमने क्या किया, हमने 700 सीरीज पूरा डिस्कस कर लिया है एंड अब जहाँ पर भी क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ईओएम, ओएम पैरा जहाँ भी आएगा अब आपको कोई चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. एंड पूरी ऑडिट रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ली है. सो ये मैंने सीक्वेंस इसलिए चूज़ किया है सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाए. एंड बिलीव मी, जब भी आप रिवीजन करो या आगे जब भी आप अपनी ऐसे की स्टडी कंटिन्यू करो तब आप यही सीक्वेंस सीरीज़ का फॉलो करना एंड दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर दिस विल हेल्प यू. सो लेट अस स्टार्ट विथ essay 200. बट ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रैक्टिस सेशंस में हमारे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड वी आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट ओवर देयर. एंड जिस तरह से हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, रियली आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट मच. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड बहुत अच्छे से आप सब लोग लिख रहे हैं. दैट्स एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज this is what is going to prove helpful for you at the end when every other person think कि अब ऑडिट में क्या करें, तब उस टाइम पर ऑडिट आपके हाथ में आ चुकी होगी, आपके हैंड ग्रिप पर होगी. इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है. ऑडिट में तो राइटिंग प्रैक्टिस इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स प्रोसीड विथ आवर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200. ऐसे 200 ये बात क्या करता है, पहले तो मैं इसका टाइटल बताऊं. इसका टाइटल होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और हमें ऑडिट कैसे कंडक्ट करनी चाहिए. ठीक है, ऑडिट कैसे कंडक्ट करनी चाहिए ये बताता है essay 200. पूरा इस पर गाइडेंस अवेलेबल है essay 200 के अंदर. अब जो भी हम आज 200 सीरीज़ कवर करेंगे, देखो पहली बात तो ये सारा कुछ इंटरमीडिएट लेवल पर इंस्टीट्यूट ने कवर किया था, तो इंस्टीट्यूट ने हमारे फाइनल के मॉड्यूल में इसका कोई भी कवरेज नहीं दिया है. बट इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर आपको मिल जाएगा. मतलब पूरी सीरीज़ का इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा मॉड्यूल के अंदर, बट कंटेंट अवेलेबल नहीं है मॉड्यूल में. तो इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं. तो ये सारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है इंटर में, बट स्टिल जितना ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बोल दूंगी और जो याद करने वाला कंटेंट होगा वो भी मैंने पूरे अपने हैंड रिटन नोट्स में इंक्लूड कर लिया है. आई होप कि ये हैंड रिटन नोट्स आप लोग को बहुत अच्छे लग रहे होंगे एंड ये बहुत ही क्रिस्प एंड पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी लीव नहीं किया, सब कुछ इंक्लूड किया है. एंड चूँकि इस पर्टिकुलर सीरीज़ पे कोई भी हमारे मॉड्यूल में कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कंटेंट इन पर्टिकुलरली इस पूरी सीरीज़ के हैंड रिटन नोट्स में कवर किया है. सो अगर ये आपको अच्छे लग रहे हो देन डू योर वर्क, जस्ट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विथ इट. essay 200 overall objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. What is the objective of this standard?
Objective of this standard is to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient and appropriate audit evidence. देखो, जब तक कि हमारा sufficient appropriate audit evidence नहीं मिलेगा, जब तक कि हम कोई भी एश्योरेंस दे ही नहीं सकते. हम कैसे एश्योरेंस देंगे? हम कैसे बताएंगे कि हमने क्या ऑडिट किया है, और उस ऑडिट के बेसिस पर हम कैसे अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे? उसके लिए हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो चाहिए ही चाहिए. तो ऐसे 200 का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसका फर्स्ट मोटो है कि रीजनेबल एश्योरेंस देना है. हम यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस देंगे. मैंने आपको बताया था रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है. रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि 100% करेक्ट नहीं है. ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है. ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में करके मैं आगे बढ़ जाऊँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू डिवोट दैट टाइम अगेन. सो रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स not 100% assurance. It's not an absolute assurance. It's a high level of assurance but not an absolute assurance. So this is what about reasonable assurance. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता then go to lecture 2 and वहाँ पर आपको इसका बहुत इम्फेसिस, मैंने 5 मिनट्स तक की reasonable assurance डिस्कस किया था, सिर्फ एक वर्ड. ओके, देन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ये भी लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है. बट फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया सफिशिएंसी, मतलब कि क्वांटिटी, कितना चाहिए मुझे एविडेंस, कितनी क्वांटिटी एविडेंस चाहिए. क्वांटिटेटिव एविडेंस को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज़ किया है स्टैंडर्ड ने सफिशिएंट. एंड अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट क्या डिनोट करता है? अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी. किस क्वालिटी का एविडेंस चाहिए वो डिनोट करता है अप्रोप्रिएट. तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस टॉक्स अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑडिट एविडेंस हमको चाहिए टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और अगर एक बार ओपिनियन फॉर्म किया है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट करनी पड़ेगी एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, और हमको उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. किसे कम्युनिकेट करेंगे? हूसोएवर इज द एड्रेसी ऑफ दैट रिपोर्ट. अब आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा ना कि एड्रेसी कौन होता है. हमने पूरा 700 में अच्छे से डिस्कस किया है. दैट्स वाई आई कवर 700 बिफोर. यू गॉट इट ना. चलो नेक्स्ट पॉइंट, auditor should maintain professional judgment and professional skepticism. I told you in ऐसे 700 कि ये 2 वर्ड आगे आने वाले. देखो ये आ गए. ऐसे 200 talks about professional judgment and professional skepticism. Professional judgment क्या होता है? It is experience of the auditor. और हमें प्रोफेशनल जजमेंट कब लगाना पड़ता है? मतलब सोचो ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें अपने जजमेंट से काम लेना होता है. मतलब स्टैंडर्ड ने लिख दिया है सब कुछ, बट स्टिल देयर माइट बी सम सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमारा डिस्क्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमने अपना डिस्क्रेशन अप्लाई नहीं किया तो सिर्फ हम रोबोटिक वे में नहीं चल सकते. हम सिर्फ स्टैंडर्ड की गाइडेंस फॉलो करके नहीं चल सकते, क्योंकि इट मे हैपन कि हम अगर स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो उतनी फेयरनेस हमारी रिपोर्ट में ना आ पाए जितनी फेयरनेस हम चाहते हैं. दैट्स वाई स्टैंडर्ड ने हमको उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है. एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है प्रोफेशनल जजमेंट से लेकर कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है. ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस पर ये एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पर लिख दिया है. बट इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको समझ में पूरा आएगा और हम इसको याद भी कर लेंगे. अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है देन यू विल बी एबल टू हैंडल इन योर एग्जामिनेशन. तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट ज़रूरी होता है? फर्स्ट इज मटीरियलिटी एंड ऑडिट. कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर हमें लगता है कि वो हमारी मटीरियलिटी लेवल से ऊपर जा रहा है. ठीक है, हमने एक मटीरियलिटी लेवल फिक्स किया. सपोज कि वी हैव फिक्स मटीरियलिटी लेवल ऑफ ₹1 लाख. तो अगर कोई अमाउंट है जो मटीरियलिटी लेवल से ऊपर जा रहा है तो हम उसे कंसिडर करेंगे एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट.
तो ये मटीरियलिटी लेवल जब हम सेट करते हैं, मीन्स 1 लाख रुपीज़ हमने सेट किया। अब ये 1 लाख रुपीज़ क्या स्टैंडर्ड ने आपको लिख कर दिया? नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड ने तो नहीं लिख कर दिया। तो ये हमें 1 लाख रुपीज़ कहाँ से मिला? ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कहाँ डिपेंड करता है? ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वी हैव टेकन अमाउंट ऑफ ₹1 lakh टू डिटरमिन वेदर इट इज़ मटीरियल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। ठीक है, सो आई होप ये मटीरियलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल जजमेंट मटीरियलिटी पर कैसे अप्लीकेबल होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज NTE of audit procedure. NTE is an acronym for nature, timing and extent. Nature, timing and extent of audit procedure perform. अगर हम ऑडिट प्रोसीजर देखो, हमें स्टैंडर्ड ने ये बता दिया है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर फॉर्म करने हैं, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने हैं, ये हमें स्टैंडर्ड ने बता दिया। लेकिन कौन से ऑडिट प्रोसीजर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में अप्लाई करने हैं, ये तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर है। किस टाइम पर परफॉर्म करने हैं, ये भी हमारे डिस्क्रिप्शन पर है। कितना परफॉर्म करना है, मींस ऑडिट प्रोसीजर यू गॉट ना कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, जस्ट लाइक इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, ये सब होते हैं हमारे ऑडिट प्रोसीजर। तो उसका नेचर क्या होता है? अब हमें किस नेचर के ऑडिट प्रोसीजर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में अप्लाई करनी, किस टाइम पर अप्लाई करनी है, एंड एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक अप्लाई करनी है, ये हमारे जजमेंट पर डिपेंड करता है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज पॉइंट नंबर 2। NTE अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है देन आप एक साइड में ऐसे एरो लगा कर लिख लो कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बट आई रिकमेंड कि जितने भी क्लास नोट्स हैं, जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आई रिकमेंड कि आप ये सारे नोट्स अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि अगर ये एक बार आपके हाथ के नीचे से गुजरा होगा ना, तो मे बी इन योर एग्जामिनेशन अगर आप पढ़कर भी नहीं गए हो तो इट मे हैपन कि वो आपको क्लिक कर जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं, इट इज़ प्रूवन इन अ रिसर्च कि वो जो चीज़ हम लिख रहे होते हैं वो हमें पढ़ने से 10 गुना ज़्यादा याद होती है। तो अगर 10 गुना ज़्यादा याद करनी है तो फिर कर लो थोड़ी सी मेहनत। भाई ऑडिट है, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, सो आई रिकमेंड कि आप नोट्स बना लें अपने हाथ से रेदर देन टेकिंग अ प्रिंट आउट और एनीथिंग एल्स। आप नोट्स अपने हाथ से बना लो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। और वैसे भी हमारे प्रैक्टिस सेशंस के स्टूडेंट ने तो सारी कॉपी वगैरह बना कर रखी है एंड हमने उसमें अपना लिखना विखना भी शुरू कर दिया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 2 इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये भी हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। देन साई ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। हमें अब देखो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट 2 वर्ड आए, एक सफिशिएंट एंड एन अप्रोप्रिएट। कौन से एविडेंस होंगे जो कितने एविडेंस हमें चाहिए होंगे जो सफिशिएंट हो। सपोज एक सैम्पल साइज है, एक सैम्पल साइज हमने लिया 100 सैम्पल्स का, तो हमें उसमें से कितने एविडेंस चाहिए होंगे। हम उसमें से सपोज 20 एविडेंस निकालते हैं कि हमें 20 सैम्पल चेक करने, तो ये 20 कहीं स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या हो, ये हम 20 ये कंसिडर कर रहे हैं कि 20 हमारे इंस्पेक्शन के लिए, हमारे ऑडिट के लिए सफिशिएंट है। तो ये सफिशिएंसी हमारे प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करती है। देन अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, कौन सा एविडेंस ऑब्टेन होगा, ये तो हमें स्टैंडर्ड ने नहीं बताया ना। स्टैंडर्ड ने सिर्फ ये बताया कि अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, बट अप्रोप्रिएट क्या होगा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाकर सोचें तो ये तो ऑडिटर को ही सोचना पड़ेगा। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इज द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस is the next point under which you have to perform your judgment. ठीक है, you have to follow the professional judgment while obtaining sufficient and appropriate audit evidence. Then the next point is management judgment. Management है वो अपनी judgment से कुछ भी कर रहा है, ठीक है, हमें उसको ऑडिट करना है तो हमें अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा कि क्या जो मैनेजमेंट ने जजमेंट फॉर्म किया वो सही है या नहीं सही है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेट। ये तो भाई खतरा ही है, एस्टिमेट इज ए खतरा, एवरी टाइम एस्टिमेट इज ए खतरा अनलेस एंड अनटिल
backed by some provision or backed by some reasonable assumptions, estimates खतरा ही बनता है। तो estimates क्या हुआ, मैनेजमेंट जो भी एस्टिमेट्स लगाएं हमें उसे कंसिडर करना होगा, हमें उसे ऑडिट करना होगा, हमें ये देखना होगा कि वो एस्टिमेट सही हैं या नहीं हैं। तो हमें उसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बोला कि अरे मैं आज प्रोफेशनल जजमेंट लगाऊंगा, तो प्रोफेशनल जजमेंट कोई टेंजिबल चीज़ थोड़ी है जो आप कहीं से भी ले आए और लगा लिया। It happens with the passage of time. Then professional skepticism. Another word is professional skepticism. Professional skepticism क्या होता है? It means being alert to the situation. आपको जब ऑडिट करने जाना है, you have to be alert for the situation, for the circumstances. Anything could happen there. ठीक है, you have to be alert for that. Then you must have a questioning mind. अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये हो रहा है तो क्यों, अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे, आपको इन सब चीज़ों का आंसर चाहिए होगा। तो आपको हर एक चीज़ इवेल्युएट करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। देन क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस ऑब्टेन। आपको कोई एविडेंस मिला, आपको उसको क्रिटिकली असेस करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू असेस क्रिटिकली, देन द एविडेंस ऑब्टेन माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑडिट। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई रिस्क हो कि आपने जो एविडेंस मिले हैं, आपको लगा कि चलो ठीक है एविडेंस मिल तो गया, आपने उसको देखा नहीं प्रॉपरली और आपने उसको एनालाइज नहीं किया, उसने उसको एसेस नहीं किया, देन इट वॉन्ट बी feasible for the purpose of fair audit. Okay, fair, true and fair view may not be represented अगर आपको audit evidence सही नहीं मिले हैं. So this is the meaning of the word professional skepticism. अब हम कौन सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जब हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करते हैं, तो वो सिचुएशंस कौन सी होती हैं? नंबर 1, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर एविडेंस. ऐसे कौन सी एविडेंस, कोई ऐसे एविडेंस होते हैं, ऐसे कोई आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑडिट दैट कॉन्ट्राडिक्ट अदर एविडेंस, जो अदर एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. मतलब आपको एक एविडेंस मिला, आपको एक ऑडिट एविडेंस आपने लिया एंड उसके बाद में हमने थोड़ा सा ऑडिट किया एंड उसके बाद में आपको दूसरा ऑडिट एविडेंस मिला और उस दूसरे ऑडिट एविडेंस में ये लिखा हुआ है कि जो पहला ऑडिट एविडेंस है ये तो पूरी तरह से गलत है. ओके, सपोज आपको एक एविडेंस मिला एक्सपेंसेस का. मैं बहुत ही लेमैन एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत ही सिंपल. एक एविडेंस आपको मिला जहाँ पर ये लिखा है कि 20 लाख रुपीस की कार ली गई. ठीक है, उसके बाद आपने ऑडिट किया, ये 20 लाख रुपीस की कार कब ली गई? दिसंबर 31 को ली गई. ओके, देन आपने ऑडिट किया एंड 28 फेब का एक आपको वाउचर मिला जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो 28 लाख की कार थी जो ली गई वो एज एन स्क्रैप 20,000 में बेच दी गई. ठीक है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो आपने 2 महीने पहले एक कार ली है, जो एक ऑडिट एविडेंस प्रोड्यूस कर, जो एक ऑडिट एविडेंस शो कर रहा है कि आपने 2 महीने पहले एक कार ली है, क्या आप उसको 2 महीने के बाद ही 20,000 रुपये में एज एन स्क्रैप बेच दोगे, एज एन स्क्रैप सोल्ड आउट कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो दिस इज़ द सर्कमस्टांसेस. आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ क्या क्यों कैसे करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू क्वेश्चन ऑन दिस on the authenticity of these audit evidence. You have to be alert for the situation. You have to critically analyze the evidence obtained. So ये सब चीज़ें आपको अपना मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको इस तरह का कोई भी एविडेंस मिलता है. Then information that brings into question the reliability of the document and its responses. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपको ये शो कर रही है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है. ठीक है, ब्रिंग इनटू क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पर ही क्वेश्चन मार्क है, तो उस केस में आपको अपना स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है जहाँ पर आपने एक मेजर एक्सपेंसेस किया है बट उसका जो आपको वेट
यस, उसका जो आपको बिल मिला है मींस इनवॉइस मिला है, उसमें ना बिल नंबर लिखा है, ना उसमें प्रॉपर डेट है, ना प्रॉपर सिग्नेचर है, कोई स्टैम्पिंग वगैरह भी नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिख कर दे दिया एंड ना उस पर्टिकुलर जो भी आपका सेलर है, ना उस सेलर का वहाँ पर जीएसटी है, ना मोबाइल नंबर, ना एड्रेस, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अमाउंट लिख कर दे दिया। तो क्या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं? क्या आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर बिलीव करोगे? क्या आप ये मानोगे कि ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ऑडिट एविडेंस को बिल्कुल भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं मानोगे। देन इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देन देयर माइट बी सम एरियाज वेयर पॉसिबल फ्रॉड में अकर। तो ऐसे एरियाज में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप बाकी और दूसरी चीज़ों पर आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो। देन देयर माइट बी सम सर्कमस्टांसेस दोज रिक्वायर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रही हों जहाँ पे आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करोगे। सो आई थिंक ऑल दीज सिचुएशंस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एज वेल एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, आई विल रिप्लाई। देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से रिलेटेड एक और पॉइंट है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हियर इट इज सेइंग दैट प्रोफेशनल maintaining professional skepticism is necessary if the auditor wants to reduce the risk। ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर wants to reduce the risk of overlooking unusual circumstances। कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो अनयूजुअल नेचर की है, मतलब जो नॉर्मली किसी एंटिटी में नहीं होती, बस उस पर्टिकुलर एंटिटी में हो रही है। जस्ट लाइक दैट मीन्स रिजर्व तो बहुत पड़ा है बट वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो क्या ये यूजुअल सर्कमस्टांसेस है? पब्लिक कुछ नहीं कह रही है, आखिर क्या वजह है इन सब चीज़ों के पीछे? तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या आप अक्यूमुलेट करते ही रहना चाहते हो, या आपकी जो टर्म्स हैं आपके शेयर होल्डर्स के साथ वो क्या हैं? ये सब चीज़ें हमको क्वेश्चन करनी पड़ेंगी। देन ओवर जनरलाइजिंग वाइल ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑडिट ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तब आप जनरल ओपिनियन नहीं लेते हो, उससे भी ज़्यादा ओवर कुछ और एज्यूम करके आप ऑडिट ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो। इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट, अदरवाइज गलती हो सकती है। ठीक है, तीसरा केस क्या है? इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटर्मिनिंग द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट। अगर आप कोई भी अजम्पशन, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, देन उस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटर्मिन करने में आपने कोई इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ले ली, तो इट माइट हैपन कि जब आपने अजम्पशन ही गलत ली है तो उसका कंक्लूजन भी गलत आएगा। तो यू हैव टू इवेलुएट द रिजल्ट्स ऑफ दैट टू। ठीक है, आपको उसका रिजल्ट भी गलत आने वाला। जो आपने मीन्स अगर आपने मटेरियल नहीं ठीक डाला तो ऑब्वियसली बिल्डिंग सही नहीं बनेगी, तो अगर आपने अजम्पशन ही नहीं सही लिया तो आपका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। सो वाइल determining the nature, timing and extent of audit procedure, you have formed some inappropriate assumption. So in that case you have to apply professional skepticism, otherwise आपका सारा रिजल्ट गलत आने वाला है। ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क, आपको रिस्क रिड्यूस करना है। किसका? अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक ना हो जाए, कोई भी ऐसी ऑडिट ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ना निकले हमारे थ्रू, बीइंग एन ऑडिटर हमारे थ्रू कोई ऐसे कंक्लूजन नहीं निकले जो ओवर जनरलाइजिंग हो। यस, एंड तीसरी बात, कोई इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन हम फॉर्म ना करें वाइल इवेलुएटिंग द रिजल्ट्स एंड वाइल डिटर्मिनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सब हम अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे 200 ही चल रहा है अभी, एंड हम बहुत जल्दी आज कवर कर लेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा
टिपिकल नहीं है, इजी स्टैंडर्ड्स हैं एंड हम पढ़ भी चुके हैं पहले तो एज सच, बट स्टिल मैं देखो सब कुछ समझा रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको पहले वाला जो पढ़ा है वो आप जाकर ढूंढो कोई बुक और उसमें से पढ़ो जाके। मैं सब कुछ कवर करवा रही हूँ। इंडिपेंडेंस कैसी होनी चाहिए? Independence is the keystone upon which the respect and dignity of a profession is based. That's why you have to be an independent auditor. Auditor की independence ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। That's but independent कैसी होनी चाहिए? क्या सिर्फ अपीयरेंस में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए? नहीं, इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए, तभी इंडिपेंडेंस कंप्लीट होगी। देन ओपिनियन, जब हमने अभी देखो ओपिनियन सुना तो किसी को स्ट्रेंज नहीं लगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 700 कवर नहीं करवाती और यहाँ पर बोलती ओपिनियन, तो एक बार ये आपको लगता कि अरे अभी हमें ओपिनियन समझने के लिए 7 चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा नहीं है, सब बहुत स्मूथली चल रहा है। आई एम फीलिंग दिस कि आप लोग को कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। आप जब रिस्पॉन्स करते हो ना तो उसमें मुझे सब समझ में आ जाता है कि कितना अच्छे से आप लोग का कितना स्मूथली सब कुछ कवर हो रहा है। सो हेयर द वर्ड ओपिनियन, ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की लिमिटेशंस की वजह से हम कैसा ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। देखो यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैंने यहाँ पर रीजनल लिख दिया है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेना, रीजनेबल कर लेना, ठीक है। ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट द ऑडिटर एक्सप्रेस रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कैसा एश्योरेंस एक्सप्रेस करता है? ऑडिटर कैसा ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? यस, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ही हम ये नहीं कह पाते कि हमारी जो भी ऑडिट है वो 100% सही है। हम कहते हैं कि हमारी ऑडिट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट कर रहे हैं एंड हमारे जो ओपिनियन है वो रीजनेबल एश्योरेंस है। कभी भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस किया है एंड ये तीसरी बार मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी बार क्या, प्रैक्टिस सेशन में भी अपन ने डिस्कस किया था, बट स्टिल जो प्रैक्टिस सेशंस वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं वो तो तीसरी बार ही सुन रहे हैं। ऑडिटर एक्सप्रेस रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो। हम ये कह ही नहीं सकते कि जो हमारा ऑडिट रिस्क है वो ज़ीरो हो जाए। ऑडिट रिस्क कैसे ज़ीरो हो जाएगा? अगर हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं मतलब 100% ऑथेंटिसिटी के लिए हम खुद नहीं बोल रहे हैं, तो ऑडिट रिस्क थोड़ा बहुत तो फिर भी अवेलेबल रहेगा ना। दैट्स वाई इट इज सेड दैट ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। इट मे फॉर्म पार्ट ऑफ MCQ। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आई मीन लड्डू मार्क कर लो। सो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती क्या है? हम बोलें कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कुछ होती हैं, बट होती क्या है? लेट अस चेक। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो देन यू हैव टू फॉर्म सम जजमेंट, फ्यू एस्टिमेशन यू नीड टू फॉर्म एंड देन आपको कुछ अनसर्टेनिटी भी कुछ जो आपकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती वो भी फॉर्म करना होती। तो आपको ये सब क्या है? ये सब ऑडिट की लिमिटेशंस हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब आपने कुछ जजमेंट ऐसे बना लिए जो रीजनेबल नहीं है, बट ऑडिटर क्या उसमें कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैनेजमेंट के पास बेस नहीं है उस जजमेंट को फॉर्म करने का, तो इट माइट हैपन कि उसका बेस अवेलेबल ही नहीं है। मतलब कोई बेस अवेलेबल नहीं होगा तो मैनेजमेंट ने भी फॉर्म नहीं किया, तो जब मैनेजमेंट ने फॉर्म नहीं किया और इसका बेस भी अवेलेबल नहीं है तो ऑडिटर को उसको वैसे ही मानना पड़ेगा। ऑडिटर नहीं कह सकता कि हमारे बेस या कोई अनरीजनेबल बेसिस पर उस जजमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन के साथ तो हमेशा अनसर्टेनिटी लगी ही रहती है, तो इन दैट केस ऑडिटर कैन नॉट से कि नहीं आप अपना एस्टिमेशन चेंज करो या कुछ भी, ऐसा नहीं बोल सकते। सो देयर आर फ्यू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। देन ऑडिट प्रोसीजर्स, उस पर भी कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस हैं कि आप पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर इन दैट केस फॉलो नहीं कर सकते, या इन दैट केस आपको पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर ही फॉलो करनी है। ये अक्सर बैंक ऑडिट के केस में बहुत ज़्यादा होता है। जब बैंक वाले बोलते हैं ना, जब आप कॉन्करेंट बैंक ऑडिट पर रहते हो तो उस केस में आपको ये बोला जाता है कि आपको ऐसे ही चेकिंग करनी है, आपको ऐसे ही करनी है।
ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में कि जो चेकिंग आप या जो ऑडिट प्रोसीजर आप अप्लाई करना चाहते हो वो ज़्यादा फेयर एंड ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करें, वो ज़्यादा अच्छे से ऑडिट आपको ये करवा पाएँ। बट बैंक वाले कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ यही एग्रीमेंट हुआ है, आप बस ऐसी ऐसी ऑडिट कर दो एंड दैट्स इट। ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, टाइम एंड कॉस्ट देखो, कुछ ऐसी प्रोसीजर्स कुछ ऐसे इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जहाँ पर हमारे जो टाइम और कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर ऑडिटर वो पूरा ही ऑडिट प्रोसीजर ओमिट कर देता है। ठीक है, ओमिट ऑडिट प्रोसीजर वेयर देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। जब हमें लगता है कि चलो ठीक है छोड़ो इसको, हम इसको कहीं और या किसी और तरीके से कवर कर लेंगे, जब कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तो हम ऑडिट प्रोसीजर को लीव कर देते हैं बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। दिस इज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। देन अदर सब्जेक्ट मैटर एंड असर्शन, अदर सब्जेक्ट मैटर एंड असर्शन, अदर सब्जेक्ट मैटर्स एंड असर्शन भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। कैसे है? क्योंकि ऑडिटर साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे मैडम, ऑडिटर की छवि ख़राब कर रही हो आप तो। अरे नहीं कर रही हूँ, देखो ना। अदर सब्जेक्ट मैटर्स एंड असर्शन, इस पर जुलाई 21 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। GRL गर्ल एंड F फॉर फ्रेंड नहीं फ्रॉड। देखो मैं नहीं कह रही कि किसी की GF फ्रॉडिस्टर हो सकती है, बट नहीं हो सकती। ठीक है ना, किसी की नहीं हो सकती। वटएवर, किसी को हर्ट हो रहा हो तो आई एम सॉरी, बट मैंने यहाँ पर एक एक्रोनिम बनाया है GRLF। ठीक है, तो G फॉर गोइंग कंसर्न, G फॉर गोइंग कंसर्न, R फॉर रिलेटेड पार्टी, L फॉर लॉ एंड रेगुलेशन। गोइंग कंसर्न के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? 570। रिलेटेड पार्टी पर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? 560। लॉ एंड रेगुलेशन पर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? 250। फ्रॉड के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? 240। ठीक है, तो आपको ये 4 स्टैंडर्ड का यहाँ पर रेफरेंस देना है। अदर सब्जेक्ट मैटर एंड असर्शन, इसको लड्डू मार्क कर लो, बिकॉज इट मे हैपन कि ये दोबारा से आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सो मार्क इट एज लड्डू। देन ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इज ऑडिट रिस्क। जब हमें लगता है कि हमारा ओपिनियन गलत हो जाएगा पूरा ऑडिट करने के बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। देखो ऑडिट रिस्क के अंदर 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से रॉमम बुलाते हैं। देन द डिटेक्शन रिस्क, मतलब कुछ ऐसा रिस्क है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। ऑडिट किया, पूरा ऑडिट किया, सब अच्छे से किया, बट फिर भी कुछ ऐसा रह गया जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए वो हमारा डिटेक्शन का रिस्क है। वो कैसा रिस्क है? डिटेक्शन का रिस्क है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अगेन 2 पार्ट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। पहले हम बात करते हैं कंट्रोल रिस्क की। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब हुआ कि हमें रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, हमने पूरा ऑडिट किया था, उसके बावजूद कुछ ऐसा रिस्क है कि हमारा ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। मीन्स वी हैव टू गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, बट हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देकर आ गए। ठीक है, ऐसा कुछ अगर हमारे इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करने का जो रिस्क है उसको हम ऑडिट रिस्क कहते हैं। मैंने बोला इसमें सबसे पहले कंट्रोल रिस्क की बात करते हैं। ठीक है, कंट्रोल रिस्क क्या मतलब होता है? कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कि आपने ऑडिट रिस्क को कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, फ्यू ऑडिट टेक्निक एंड सम अदर थिंग्स। आपने ऑडिट रिस्क को कंट्रोल करने की बात की। ठीक है, तो आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया। ऐसा नहीं होता कि ऑडिट रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट थोड़ा ही कर सकते हो। देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। जो इनहेरेंट है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उतना रिस्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल रिस्क होता है ये क्या होता है? आफ्टर अप्लाइंग कंट्रोल ये मैनेज हो जाता है। बट इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? चाहे आप कंट्रोल अप्लाई करो या ना करो, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, देयर आर सम इनहेरेंट रिस्क इन द ऑडिट।
देन डिटेक्शन रिस्क, मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपने ऑडिट प्रॉपरली प्लान किया, प्रॉपरली परफॉर्म किया, बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन नॉट डिटेक्ट मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, इंसानी ऑडिट कर रहा है तो देयर माइट बी पॉसिबल कि कुछ मटीरियल मिस स्टेटमेंट आप डिटेक्ट ना कर पाए हो, उस रिस्क को कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। अभी देखो इसकी एक इक्वेशन है जो अक्सर एग्जाम में आती है, ऑडिट रिस्क इक्वल टू RMM इंटू DR। RMM मतलब होता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इंटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या हुआ, इसको हमने दोबारा ऑडिट रिस्क इक्वल टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इंटू डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क इक्वल टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इंटू डिटेक्शन रिस्क। एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। सो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनकर आ सकती है, जो मैं यहाँ पर ड्राइव किए हैं, वो है इनहेरेंट रिस्क इक्वल टू कंट्रोल रिस्क इक्वल टू डिटेक्शन रिस्क। ये इन एग्रीगेट हो गया हमारा ऑडिट रिस्क। देखो इस पर MCQ फॉर्म हो सकता है, मार्क द इंटायर इक्वेशन एज लड्डू, यू नो इट इज़ अ बिग लड्डू, क्योंकि इस पर एग्ज़ाम में भी May 24 में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है इसी इक्वेशन पर ऑडिट के अंदर। सो आप इसको लड्डू मार्क कर लो। इट मे हैपन कि ICAI दोबारा से पूछ सकता है। Then auditor assess risk of material misstatement into auditor assess ROMM and detection risk, उसको हम मैनेज कर सकते हैं टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ऑडिट रिस्क को अगर हमें एक्सेप्टेबली लो लेवल तक के रखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क को हमें कुछ हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि उसके अंदर मौजूद जो इनहेरेंट रिस्क है वो कंट्रोल नहीं होगा, बट स्टिल हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना हमें कंट्रोल करना होगा। देन आई हैव रिटन अ 2 जनरल पॉइंट ओवर हेयर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर essay 200, so I wrote it over here. Owing to inherent limitation of audit, there are some inherent limitations of audit। हमने पढ़ लिया इस बात को। ऑडिटर एक्सप्रेस रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर किस वजह से रीजनेबल एश्योरेंस देता है, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। हम नहीं कह सकते ना कि आपका अकाउंट ट्रू एंड करेक्ट है। हाउ कैन वी चेक द करेक्टनेस, वी कैन से ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, मतलब हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, वी कैन नॉट से कि ट्रू एंड करेक्ट है। हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। दैट्स वाई जो ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करते हैं वो परसुएसिव रहते हैं, कंक्लूसिव नहीं रहते। ठीक है, हमारे ऑडिट एविडेंस कभी भी कंक्लूसिव नहीं रहते, हमेशा परसुएसिव रहते हैं। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड इंटायर essay 200। बहुत अच्छे से कवर किया। आई डोंट थिंक कि फाइनल लेवल पर आपको इससे 1 मिनट भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, बस ये जितना है इट इज़ मैक्सिमम। ओके, so now we are going to cover essay 210 which is agreeing the terms of audit engagement। तो यहाँ पर हमने essay 200 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत कम पोर्शन इसका कवर किया है मॉड्यूल में, बट स्टिल इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट्स वाई आई कवर मैक्सिमम, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी वो सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। एंड दीज हैंड रिटन नोट्स, यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे इसमें कितने एफर्ट्स लग रहे हैं। मैं डेली इसको बनाती जा रही हूँ एंड आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, बट यू मस्ट नो कि इसमें सारा कुछ अवेलेबल है, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली essay 200 सीरीज़ के अंदर सब कुछ कवर है, मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, इसको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें सबसे पहले तो ऑडिट इंगेजमेंट में एंटर करना होता है। ठीक है, तो हम वेट, स्क्रीन कट रही होगी आई थिंक, यस नाउ इट्स फाइन। सो essay 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट में हमें एंटर करना होता है, हमें ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म्स को अग्री करना होता है
उसके लिए ऐसे 210 आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब ऐसे 210 किस पर गाइडेंस देता है, ये गाइडेंस देता है वेदर प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट, क्या आप जब ऑडिट अग्रीमेंट ऑडिट एंगेजमेंट एंटर करने जा रहे हो, क्या उसकी कुछ प्री कंडीशन है जो प्रेजेंट होती हैं, वो प्री कंडीशन आप चेक कर लेना, उसके बाद ही ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर करना। ठीक है, यू नीड टू कन्फर्म एज टू वेदर देयर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मीन्स there must be consensus ad idem between management and TCWG and auditor। ठीक है, ऑडिटर और मैनेजमेंट TCWG के बीच में एक कंसेंसस होनी चाहिए। उस कंसेंसस को हम क्या करेंगे, हम उसको एक रिटन में लिख देंगे। उसी रिटन में लिखने को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट। उसी इन राइटिंग जो हमारा ऑडिट इंगेजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। ओके, सो वेदर प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, इसके लिए हम दो चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे एफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है या नहीं। पहली चीज़ क्या चेक करेंगे कि एफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये इस पार्ट को आप लड्डू मार्क कर लो, बिकॉज इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन व्हाट आर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट दैट आर प्रेजेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर, ऐसा करके बोलेगा। तो you have to remember what is there are 2 points, acceptability of FRF and then management acknowledge its responsibility। फर्स्ट पॉइंट है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करनी चाहिए। मैनेजमेंट कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करनी चाहिए, 3 चीज़ों की रिगार्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करनी चाहिए। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ये एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरा, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं होंगे देन इट मे हैपन कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं विलिंगली और अनविलिंगली। इसलिए मैनेजमेंट को ये डिटर्मिन करना होगा दैट इंटरनल कंट्रोल वो डिज़ाइन करें एंड उसको मेंटेन भी करें। देन टू प्रोवाइड एक्सेस ऑल द टाइम, किसका एक्सेस देना चाहिए मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ऑडिटर को कौन कौन सा एक्सेस देगा, मैनेजमेंट हर टाइम ऑडिटर को बुक्स एंड अकाउंट्स का एक्सेस देगा। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट को अपने एंगेजमेंट लेटर में लिख के देना पड़ेगा कि आप जब हमारे ऑडिट करने आएंगे तो हम आपको अप्रोप्रिएट एक्सेस देंगे, मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे। किसके लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। एंड ऑल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप मांगेंगे वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग योर ऑडिट, फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर्स। देन पर्सन टू प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन, आप जिस पर्सन से बोलेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाएगा, मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगा। बट ये बाद में वो अपनी बात से मुकर ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनवाते हैं एंड उसमें सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है। देखो कितने अच्छे से लिखा मैंने। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन डिज़ाइन डिम, यहाँ पर लिख लो डिम, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, डिज़ाइन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, डिम, डिज़ाइन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देन टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल द टाइम, 3 चीज़ों का एक्सेस हमेशा देना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का देना पड़ेगा, ऑल इन्फॉर्मेशन का देना पड़ेगा। एंड किसी पर्सन से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इन्फॉर्मेशन हमको देना चाहिए। किसको देना चाहिए, मैनेजमेंट को देना चाहिए। ये हम पहले से ही उसकी मैनेजमेंट से लिखवा लेंगे। देन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। बट अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, एक्सेप्टेबल नहीं है बट लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। अब भाई जब लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, बट स्टिल 3 कंडीशन यहाँ पर गाइडेंस दी गई है ऐसे 210 में, जो कहता है कि आप सिर्फ तब एक्सेप्ट कर सकते हैं ओनली इफ़ मैनेजमेंट अग्रीज टू डिस्क्लोज इट। मैनेजमेंट ने बोला कि हम इसे डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कहाँ डिस्क्लोजर देगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या डिस्क्लोजर देगा कि हमारा जो AFRF है, मीन्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट स्टिल लॉ एंड रेगुलेशन ने ये प्रोवाइड किया है कि हम उसे
अग्री करें, दैट्स वाई हम उसे अग्री कर रहे हैं। ऐसा डिस्क्लोजर मैनेजमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में देगा। देन मैनेजमेंट अग्रीज टू अलाउ रिपोर्टिंग अंडर ईओएम। देखो ईओएम पैरा में हम क्या क्या लिखते हैं, ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज हैं वो हम ईओएम पैरा में लिखते हैं। ये आपको पूरा 100% क्लियर है, आई नो दैट पार्ट 2। तो हमें मैनेजमेंट अलाउ करेगा कि आप इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ये पॉइंट मेंशन कर दो, ठीक है। देन नॉट यूज प्रेजेंटेड फेयरली। हमारी ऑडिट रिपोर्ट में जब AFRF एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम क्या नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे कि प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के ड्राफ्टिंग में हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा था ना कि हम कैसे लिखते प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ये वही पार्ट है जहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या नहीं लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में, हम नहीं लिखेंगे प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट क्योंकि AFRF एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरी बात हम क्या नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे दैट इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम नहीं लिखेंगे दैट इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम नहीं लिखेंगे कि दैट जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करता है, हम ऐसा नहीं मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। क्या करेंगे, 3 चीज़ें। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि आप इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करो। दूसरी चीज़ें हम उसको ईओएम पैरा के अंदर मेंशन करेंगे। एंड तीसरी चीज़ें हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, या हम ऐसा भी नहीं लिखेंगे कि वो प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ऐसी जो हम लाइन अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में लिखते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ AFRF इज नॉट मीन्स AFRF इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। So here we cover entire point for precondition। अभी देखो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ऐसी है, मतलब ये तीनों मैंने यहाँ पर लिखा है ओनली इफ़ ये तीनों कंडीशन जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब आप जो अनएक्सेप्टेबल FRF है उसको आप ऑडिट करोगे, ठीक है। ऑडिट इंगेजमेंट में आप ऐसा करके लिखवाओगे कि आपका जो AFRF है वो अनएक्सेप्टेबल है बट स्टिल हम उसको अलाउ कर रहे हैं, हम ऑडिट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बट अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब या तो मैनेजमेंट कह रहा है हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, या मैनेजमेंट आपको कह रहा है कि आपको ईओएम नहीं लिखने देंगे, या फिर आप अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन यू हैव टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपको उसका इफेक्ट इवेलुएट करना पड़ेगा कि अगर मिसलीडिंग नेचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसका इफेक्ट हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट पर क्या आने वाला है। एंड दूसरी बात कि हमने अप्रोप्रिएट रेफरेंस दिया है क्या अपने ऑडिट इंगेजमेंट में, क्योंकि अप्रोप्रिएट रेफरेंस अगर हम अपने ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में नहीं, देन इट मे हैपन कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट सही ओपिनियन डिपिक्ट ना करे। देन टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट के टर्म्स कैसे होना चाहिए, ऑडिट इंगेजमेंट हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए। अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रेस्क्राइब किया है, मतलब आपको किसी लॉ के अंदर ऑडिट करना है और सारे आपके ऑडिट इंगेजमेंट टर्म्स उस लॉ में प्रेस्क्राइब हैं, तो आपको दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, जब वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देन इट्स फाइन। शुड नॉट ओवरराइड स्कोप ऑफ द ऑडिट, बट ऑडिट इंगेजमेंट लेटर ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके स्कोप को ही ओवरराइड कर दें। यू हैव टू मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ योर स्कोप टू, दैट्स वाई the audit engagement letter should not override scope of the audit। so यहाँ तक हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छे से कवर किया है। now it comes for recurring audit under SA 210। mark it लड्डू, क्योंकि it may form part of a direct question in your examination। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जनरली तो इंगेजमेंट लेटर रिकरिंग ऑडिट के केस में हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। हमें जनरली इंगेजमेंट लेटर नहीं चाहिए होता है रिकरिंग ऑडिट के केस में। रिकरिंग ऑडिट का क्या मतलब होता है, मतलब हर साल ऑडिटर आप ही हो, तो क्या हर साल आप इंगेजमेंट लेटर ही देते फिरोगे, तो हर साल ऑडिट इंगेजमेंट लेटर ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको ऑडिट इंगेजमेंट लेटर हर साल देना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब कुछ सालों में देना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप अपॉइंट हुए हों तब आपने दिया, उसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़ी
ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? एन इंडिकेशन दैट एन एंटिटी मिसअंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। यहाँ का ये एरो गलत आ गया है, इसको हटा देना, सेकेंड वाला एरो। ओके, एन इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जो एंटिटी है वो हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ही नहीं समझ रही है या कुछ गलत समझ रही है, तो हो सकता है हमें अपने कुछ जो एंगेजमेंट लेटर जो हमने इनिशियली इशू किया था, हमें उसको दोबारा इशू करना पड़ सकता है। तो इन दैट केस वी विल इशू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। अनदर पॉइंट इज एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेशल या रिवाइज टर्म्स हो हमारे ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, तो उस केस में तो हमको नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे टर्म्स ही बदल गए हैं, जब हमने टर्म्स में ही रिवीजन कर दिया है, देन हम कैसे ओरिजिनल टर्म्स पर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पर रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रिसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट जिसको हमने पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जिसके साथ साइन किया था वही चेंज हो गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो फिर जो नया मैनेजमेंट है उसको दोबारा देना पड़ेगा। देन सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप ही चेंज हो गई, तो हमको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दोबारा से देना पड़ेगा। देन चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब कि जो हमारी पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हमने दिया था वो कुछ और बेसिस पर था, बट नाउ सारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं, तो अब हमें दूसरा लेटर इशू करना पड़ेगा। चेंज इन FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया, मतलब कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट था, जो हमें पहले चेक करना था, हमें पहले दूसरी चीज़ें चेक करनी थी, हमें पहले बैलेंस शीट चेक करनी थी, बट जो पहले बिजनेस एंटिटी थी वो अब NGO बन चुकी है, या पहले कोई NGO था वो बिजनेस एंटिटी बन चुकी है। तो NGO के केस में क्या होता है? NGO के केस में हमें इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट चेक करना होता है एंड ऑल, बट अभी जब वो बिजनेस एंटिटी बन चुकी तो हमें PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, SOCI मीन्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सब कुछ चेक करना पड़ेगा एंड उसके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी चेंज हो जाएंगे। उस केस में हमको नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, पहले कुछ और रिक्वायरमेंट थी अदर रिपोर्टिंग्स की, जिस लाइक उसको पहले कारो वगैरह नहीं एप्लीकेबल होता था, बट अब उसको कारो वगैरह सब कुछ एप्लीकेबल होता है। इन दैट केस आपको न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना ही पड़ेगा। अनदर पॉइंट इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF। आप FRF की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे डिटर्मिन करोगे? आपको पहले पता होना चाहिए कि एंटिटी का नेचर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, एंड FRF क्या किसी लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रेस्क्राइब किया है। ये 4 एलिमेंट्स आपको हेल्प करेंगे FRF की एक्सेप्टेबिलिटी लाने में। कैसे हेल्प करेंगे? अगर आपको पता हो कि नेचर ऑफ द एंटिटी किस नेचर की क्या काम करी, तो आपको ये आसान होगा ना पता करना कि उस पर कौन से FRF एप्लीकेबल होते हैं। देन पर्पस, क्या पर्पस है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये आप कैसे डिटर्मिन करोगे? जब आपको FRF की एक्सेप्टेबिलिटी पता होगी। देन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको नेचर पता होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डिटर्मिन द नेचर पता होगा, देन यू विल बी एबल टू डिटर्मिन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF। और अगर FRF लॉ एंड रेगुलेशन ने बता दिए तब तो आपको वो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अबव। वी हैव डिस्कस्ड दैट पार्ट 2। देन लिमिटेशन ऑन स्कोप। अब हमारे ऑडिट के स्कोप पर कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं। अगर वो लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, डोंट एक्सेप्ट। अगर हमारे ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ही ये मैनेजमेंट हम पर लिमिटेशन लगा रहे, देन किसी और को ढूंढ लो, फाइंड समवन एल्स, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर ऑडिट एंगेजमेंट। बट अगर आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट कोई लिमिटेशन आ रही है, देन हम क्या करेंगे? अगर वो लिमिटेशन किस नेचर की है, लिमिटेशन है हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को ही चेंज कर रही है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आप एक्सेप्ट कर लो, और हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं चाहिए, बस जैसे भी आप ऑडिट करो थोड़ा बहुत। एंड ये इससे क्या हो रहा है, हमने तो पहले बोला था कि हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे, मीन्स रीजनेबल एश्योरेंस तो दे रहे हैं, बट स्टिल वी आर एक्सप्रेसिंग हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। बट अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे दो एंड इससे हमारा काम चल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? क्या आप ऑडिट छोड़कर भाग जाओगे? नहीं नहीं,
यू हैव टू इवेलुएट रीजनेबलनेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। आपको पहले ये इवेलुएट करना पड़ेगा ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं अंडर विच मैनेजमेंट इज सेइंग सो। इफ द सर्कमस्टांसेस आर जस्टिफाइड, अगर मैनेजमेंट सही है अपनी जगह और मैनेजमेंट जो कह रहा है कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे लो, अगर वो उन सर्कमस्टांसेस में जस्टिफाइड है, देन यू हैव टू अप्लाई रिक्वायर्ड ऑडिट प्रोसीजर एंड ओरिजिनल टर्म्स जो भी था उसको भूल जाओ, रिक्वायर्ड ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करो, उसके बाद में आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो एंड वहाँ से चलते बनो। नॉट जस्टिफाइड, अगर मैनेजमेंट जो कह रहा है वो सही नहीं है तो फिर हम विड्रॉ करने की सोचेंगे, बट अगर विड्रॉल लीगली परमिट है तभी तो विड्रॉ कर पाएंगे। अगर विड्रॉल परमिटेड ही नहीं है, जैसे हमने कल एक सेबी वाला रूल पढ़ा था, कौन से ऐसे में था, SA 705 के अंदर सेबी वाला रूल पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या लिखा था कि अगर ऑडिटर फर्स्ट क्वार्टर के बाद रिज़ाइन करना चाहता है विद इन 45 डेज, तो वो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देकर ही रिज़ाइन कर सकता है। अगर क्वार्टर 2 45 डेज से ज़्यादा हो गया तो आपको क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 दोनों की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने 3 क्वार्टर की रिपोर्ट दे दी है और उसके बाद आप रिज़ाइन करना चाहते हो तो मत रिज़ाइन करो, आप क्वार्टर 4 की भी रिपोर्ट दो और पूरे साल की भी रिपोर्ट दो, उसके बाद ही आप रिज़ाइन कर सकते हो। मतलब उस केस में सेबी कहता है कि लीगली परमिटेड नहीं है, देन इन दैट केस आप विड्रॉल कैसे करोगे? आप विड्रॉल तो कर ही नहीं सकते, आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करो। आप क्लीन रिपोर्ट मत दो, आप मॉडिफाइड रिपोर्ट ही दोगे, ठीक है। सो दिस इन दैट केस यू हैव टू डिटरमिन कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है। मैनेजमेंट का कहना सही है, जस्टिफाइड है तो ठीक है, आप भी उसको मान लो, और अगर नहीं जस्टिफाइड है तो फिर आप विड्रॉ करो। अगर विड्रॉ नहीं कर सकते तो मॉडिफाइड ओपिनियन दो। अनदर थिंग इज कि मैनेजमेंट कह रहा है, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है हमारे स्कोप पर, लेकिन वो हमारे चेंज नहीं कर रहा है एंगेजमेंट टर्म्स, वो कोई और रीज़न से हमारे लिए लिमिटेशन लगा रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट को जाकर सीधे गन पॉइंट पर नहीं बोलेंगे कि अरे क्यों लगा रहे हो लिमिटेशन लगाओगे, हम तुम्हारे ऑडिटर हैं, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं बोल सकते। हम मैनेजमेंट से क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे नॉट टू रिस्ट्रिक्ट आवर स्कोप। वी हैव टू बी पोलाइट ना, हाँ। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे नॉट टू रिस्ट्रिक्ट आवर स्कोप। अगर मैनेजमेंट अग्री करता है, ठीक है, फिर हम अप्लाई करेंगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। अगर नहीं अग्री करता है तो या तो हम विड्रॉ करेंगे, अगर विड्रॉ लीगली परमिटेड है तो विड्रॉ कर लेंगे, अगर नहीं परमिटेड है तो मॉडिफाइड ओपिनियन, चलो मैनेजमेंट चलो जाओ। अब हम तो तुम्हें क्लियर रिपोर्ट दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुम हमारे स्कोप पर लिमिटेशन लेकर आ रहे हो। अनदर पॉइंट इज कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, बट उसमें लिखा क्या होना चाहिए, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है, हमारा स्कोप क्या है, हम क्या क्या ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ऑडिटर की ऑडिट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन AFRF क्या है, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पर भी हम बात करेंगे। देन इलेबोरेशन ऑन स्कोप, ठीक है, हमारा अगर स्कोप बढ़ता है तो वो भी हम इंगेजमेंट लेटर में ही लिखेंगे। फीस क्या होगी, और क्या तुम्हें हम अपनी प्रैक्टिस हमें NGO चलाते दिख रहे हैं, फीस तो लिखना ही पड़ेगा, तो इंगेजमेंट लेटर में हम फीस भी लिखेंगे। टेंटेटिव प्लान क्या है, हमारा क्या प्लान है, हम कैसे अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, ये सब कुछ भी इंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कंफर्मेशन हमको लिखनी होगी अपॉइंटमेंट की, ठीक है, ये अदर टर्म्स हैं। देन एक्सपर्ट ओपिनियन अगर कोई हमें ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में लिखना है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। यहाँ जो प्राइमरी है, इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन फॉर 2 to 3 marks, it may ask in your examination to mark it as laddu because it had already been asked in the previous examinations. So 5 चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, AFRF क्या है, एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। So let's proceed further, and this is the last part of essay 210. If law or regulation prescribe the layout and wordings of the auditor's report that are significant, तो वो लेआउट एंड वर्डिंग्स भी अगर लॉ एंड रेगुलेशन में
लिखी हुई है। लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला कि आपकी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी लेआउट एंड वर्डिंग्स क्या है। देखो कल हमने भी क्या किया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बताया था कि लॉ, डियर लॉ एंड रेगुलेशन, आईसीआई के आगे मत आना, वरना आईसीआई क्या करता है पता है ना, हार्ट निकालो बट खून नहीं बहना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी। ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर users might understood the assurance obtained from the audit of financial statement, whether additional explanation in the auditor's report can mitigate possible understanding। हमें ऑडिट फॉर्मेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। अगर मिनिमम जो उसमें लिखा हुआ है ऐसे 700 में मिनिमम वो चीज़ तो आनी ही आनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एश्योरेंस की जो क्वालिटी है वो लोअर नहीं होनी चाहिए, एंड एडिशनल इलेबोरेशन अगर हमें ऑडिट रिपोर्ट में चाहिए जो अगर पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट कर पाए, तो वो एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी हम ऑडिट रिपोर्ट में डालने को तैयार हैं। ये कहता है ऐसे 210। एंड हेयर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो बिकॉज वी हैव कवर 2 स्टैंडर्ड, ऑल्दो ये इंटर लेवल के स्टैंडर्ड थे, बट स्टिल आई वांट यू टू रिवाइज इट वंस। एंड मैं उसके बाद में दो और ऐसे मीन्स ऐसे 260 एंड 265 भी कवर करके 230, 260 एंड 265 की एक अलग वीडियो बनाकर डालती हूँ, जब तक कि रिवाइज इट इन टोटो इन एग्रीगेट। ओके, थैंक यू एवरीवन, लर्न इट वेल एंड वी आर मीटिंग सून। Okay, bye bye.